मैं एक अपनी सबसे नई कविता सुनाता हूं, गुस्से वाली, सबसे गुस्से वाली। देखो जो रोज तमाशा हो रहा है, देखिए साहब, मुझे कहने का अधिकार दीजिए, मोदी जी नोटबंदी कर लें, जीएसटी ले आएं, जीडीपी बढ़ा दें, सबको नौकरी दे दें, बेरोजगारी समाप्त कर दें, सबको अरबपति बना दें। अगर कश्मीर में हमारे बेटे इसी तरह से मरते रहेंगे तो मोदी मोदी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो रोज होता है, जो रोज पढ़ने को मिलता है, मैं 2 लाइन से देखना चाहता हूं कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। 2 लाइन तय करेंगे, केवल 2 लाइन। अगर मुझे 10% ताली बजी तो 10% कविता सुना दूंगा, 50% ताली उठी तो 50% कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा, लेकिन 2 लाइन ही तय करेंगे। मैं अपना सबसे गुस्से वाला तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, तू इतनी तालियां बज गई, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। इतनी ताली बजी, डबल सुनानी पड़ेगी। देखो तुम तो जो सोच रहे हो ना, मैं जानता हूं, तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा अनिल, एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा भाई साहब, उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गाँव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी है, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते।
ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा? मुझे क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने अकल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना। एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी। मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांगा। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये। हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे
और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई है उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा, और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई, दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है। आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू, भारत माता की। सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दद्दू, वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हाथरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाओगे मेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी लेवे है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक है कि मेरी 2 लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। क्या बात, स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया, कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच आया, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। हमें ऐसा महसूस करता। सुनिए,
इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है। जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कब सम्मेलन कराया करता था, इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कब सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कब सम्मेलन करा के जीत सकते हो। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है, हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे। हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, वाह वाह। पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, वाह। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, यह फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस, क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब। अभी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए, ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा हूं 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है।
मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूँ, 850। क्या बात है, वाह। आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दे। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम पमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम, और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की। मैं अभिवादन करता हूं आपका, और मैं बस एक आज्ञा मांगता हूं। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था, तो डॉक्टरों ने मुझे अभी खड़े होकर कविता पाठ के लिए मना किया हुआ। आप आज्ञा दे दें तालियां बजाकर, तो मैं बैठ के कविता पढ़ना चाहता हूं। एक मेरा निवेदन और है, जिन पंखों की आवाज़ आ रही है, इस समय मौसम बहुत गर्म नहीं है, मौसम इस समय गर्म नहीं है, मंच पर कोई पंखा नहीं है, हमें कोई गर्मी नहीं लग रही है। मेरा निवेदन है, जो पंखे आवाज़ जिनकी आ रही है उनको बंद कर दें। मैं खड़ग बहादुर जी आपको कितनी बधाइयाँ दूँ, किस तरह से आपकी प्रशंसा करूँ। ये मेरे लिए 40 साल से मैं मंचों पर हूँ, लेकिन किसी भी 40 साल में किसी कवि सम्मेलन के लिए किसी एक व्यक्ति ने उसको उत्सव बनाने के लिए मन प्राण जुटा दिए हों, मैंने 40 साल में इससे बड़ा अवसर नहीं देखा अपने जीवन में। उन्होंने अपने शहर को सांस्कृतिक उत्सव देने के लिए जो उपक्रम किया, आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी, खड़ग बहादुर जी, उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर उनकी स्मृतियों के लिए समर्पित एक ऐसा उत्सव आजमगढ़ को दिया। ये कैफी आजमी साहब की धरती है, ये श्याम नारायण पांडे जी की धरती है। इस धरती पर किसी भी कवि का आकर कविता पाठ करना अपने में तीर्थ कर लेने के बराबर है। मुझे याद आता है, मैं 25-30 साल पहले एक बार शायद आया था, मुझे ये भी हो सकता है गलत याद हो। पंखों की आवाज जब तक आ रही है मैं बोलना चाहता हूँ, कृपया उन पंखों को जो उनके पास बैठे वो बंद कर लें, और जो बहुत पीछे बैठे आगे आ जाए। मैं एक आध कविता तो सुनाऊंगा जो मेरा नाम शुरू से इस तरह लिया जा रहा है जैसे कांग्रेस राहुल गांधी जी का लेती है, और मेरी भी हालत वही हो जाएगी वैसे तो, अगर सब जा चुके हैं। आदरणीय अंजुम जी का गला खराब है, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत मन से आपकी फरमाइशें पूरी की, अपनी नई भी गजलें सुनाई। वो भी चाहें तो अस्वस्थ होने के कारण वो भी जा सकती हैं, मुझे असुविधा नहीं है। आप जानते हो सबसे बाद वाले कवि की हालत क्या होती है? हाँ भाई, मेरा नंबर अक्सर, हालांकि मैं पिछले कई सालों से रात के 1-2 बजे के बाद कोई कविता पाठ नहीं करता, लेकिन ये अर्जुन सिसोदिया छोटा भाई, खड़ग बहादुर जी का ये समर्पण निष्ठा इस कार्यक्रम के लिए, उसने मुझे मेरे नियम तोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन आखिरी कवि की हालत सुनो, जैसे ही आप पंखे बंद कर देंगे मेरी आवाज आपको कितनी अच्छी लगेगी आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे। पंखे जिनके पास या कूलर जिनके पास हैं, कोई एक जिम्मेदार आदमी जाके उनको बंद कर दे। तो जनरेटर तो बंद मत करना कोई नहीं, ये लाइट और बंद करा दीजिए, इस लाइट की जरूरत नहीं है। सबसे आखिरी कवि की हालत समझो क्या होती है। आपने कभी सड़क पर ठेले के कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है?
गन्ना होता है इधर, खूब होता है। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, उसी गन्ने को फिर मोड़ के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और कई बार तो तिबारा भी पीछे से उठा के उसको फिर कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना बिल्कुल खोखस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। नहीं निकला, मैं नींबू फंसा के कोशिश करूंगा, और जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक रस निकालने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं बहुत कठिन टक्कर है, मैंने अरुण जैमिनी के समय देख लिया था। मुझे बैठने की अनुमति आप दे चुके हैं, मैं बैठ के कविता सुना। अब आरोग्य ने कर लिया, जो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मुल्क आस्था का मुल्क है, निष्ठा का, परंपरा का। एक बात तो ये साफ साफ समझ लीजिए, कविताएं कभी भी ना कांग्रेस होती हैं, ना भाजपा होती हैं, ना सपा होती हैं, ना बसपा होती हैं। कविताएं संस्कार होती हैं, कविताएं संस्कृति होती हैं, कविताएं परंपराएं होती हैं, कविताएं देश होती हैं। इसलिए कविताओं में आप किसी दल का हित और अहित मत खोजिएगा। आस्थाओं का मुल्क है ये। 9 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं मुझसे कितने लोग जुड़ गए। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबरा गए कि कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। साहब जहां तक मेरी बात पहुंच जाए, मैं वहां तक के लोगों के हाथ खुले देखना चाहता हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कितनी देर आपके बीच सुना जाऊंगा। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा। मैं भी एक बहुत आसान कविता शुरू करता हूं, और जैसे ही मुझे लगेगा आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो गए, फिर एक वो कविता सुना के जाऊंगा जो सुनाने के लिए आया हूं। हाँ भाई साहब। उससे पहले अर्जुन ने, हमारे गजेंद्र सोलंकी ने, जो मेरी विधा के लोग हैं, हमारे गफ्फार भाई ने, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने सचमुच शुरू से अब तक, निर्भीक से प्रारंभ हुआ, सबने श्रेष्ठ कविता पाठ किया। मैं इन तमाम कवियों से ये पूछता हूं, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार मंच पे है, फिर इनको जमने की क्या जरूरत थी। देखो ये काम जिसका है उसी को अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जमा कैसे जाता है। आप सब तैयार हो गए ना, सुनना मेरे साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। वाह भाई साहब, सैल्यूट वाह। करता हूँ आपको। वाह। शर्त लगा रहे थे मुझसे पीछे शंभू वगैरह, थक गए लोग। ये वो लोग हैं जो इस समय, जिनका संकट यह है कि इस समय जाएं कहां। इसके माने वो भी हो। लेकिन सचमुच खड़क बहादुर जी, एक बात कहे बगैर चला जाऊंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। एक बात कह के जाना चाहता हूं। आपका मन प्राण, आपका यह उत्सव, आजमगढ़ की जनता का समर्पण, आजमगढ़ की जनता का कविता को प्यार, और प्रारंभिक कवि से लेकर आदरणीय अंजुम जी तक जिस तरह आपने कविता को सुना, मैं कह के जाना चाहता हूं। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता पढ़ने, लेकिन जिस मन से आज आपने कविताएं सुनी है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन खड़क बहादुर जी के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। वाह वाह भाई साहब। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। इतनी देर तक हिंदुस्तान में अब कोई कवि सम्मेलन चलता नहीं है, लेकिन आपने चलाया। हुजूर आप बैठ जाओ, बस कहीं भी बैठ जाओ, मेरे बीच में खड़े तो होना ही मत, क्योंकि मैं
जानते नहीं हो आप मेरे बारे में, मैंने जिन सरकारों पर लिखा है ना वो बैठ गई, इसलिए बैठ जाओ। फिर से पढ़ता हूं और कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर मैं एक कविता जो सुनाने आया हूं कश्मीर पर वो आपको सुनाऊंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति 40 साल से गा रहा हूँ। और मैं पिछले 40 साल से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूँ, स्थायी विपक्ष। और ये जानते हो मैंने खड़ग बहादुर जी क्यों बताई ये बात, मैं किसान का बेटा हूं। जिस भी दिन कविता सुनाता हूं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल जिंदा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए, माइक लिया और भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। फिर ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है और अगला भी नंबर उन्हीं का है। आप इतने समझदार हो तो मेरा काम चल जाएगा। आप सुन, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, शाम चरैया सोले टंगे पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। 6 लाइन और पढ़ता हूँ साहब, और छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं वो कविता सुनाऊंगा जो मैं सुनाने आया हूं। 6 लाइन और सुन लीजिए बस। स्वागत भाई साहब। छठी पंक्ति पर मैं चाहता हूं कि मैं जानूं कि आप मुझसे ठीक से जुड़ गए। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार। हुजूर बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, देखो साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे सुनना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। 6 लाइन और पढ़ रहा हूं, फिर मैं एक कविता सुनाऊंगा बस, अरुण जी ने जो मुझे बताई है वो सुनिएगा। छठी पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुना देना, फिर कविता सुनाऊंगा। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में दौड़ पड़े हैं, क्रांति कथा में दौड़ पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद। वाह भाई। अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए। अब मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं जो मैं सुनाना है। देखो साहब मैं मोदी जी के बारे में एक वाक्य बोलता हूं बस, मैं राजनीति पर वाक्य नहीं बोलता। उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनसे भूलें भी हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रति प्यार और निष्ठा में मैं उन पर कोई शक करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने और सबसे अलग भी है, मैं ये भी मानता हूं। 65 सालों में नेताओं ने नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली।
आपने कहीं ऐसा नेता देखा जिसने नोट छीन के वोट ले ली? छीन के वोट ले ली। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनिए, दिल पर हाथ रखकर सुनना, ये पाकिस्तान हमसे डरता क्यों नहीं है? हमने चीन को 2 कदम में पीछे हटाकर दुनिया को बता दिया कि भारत 1962 का भारत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं डरा सके। 1971 में इंदिरा गांधी की पिटाई के बाद फिर कभी पाकिस्तान हमसे नहीं डरा। क्यों नहीं डरता? और मैं ये कहने का हक मांगता हूं आपसे, आजमगढ़ के लोगों, कैफी आजमी की धरती है, श्याम नारायण पांडे की धरती है। माना मोदी जी देश की हर समस्या हल कर देंगे, डीजल 10 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 12 रुपए मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट 100 रुपए का मिलेगा, सब्जियां फ्री हो जाएंगी, रेलें फ्री चलेंगी। फिर भी अगर कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे तो देश मोदी जी से भी जवाब मांगेगा, मोदी जी से भी जवाब मांगेगा। अर्जुन, अब तुम मुझे देखो। हाँ भाई। आदरणीय सुनीता जी से कुछ मत कहो, उनको भी सुनने दो। क्या कह रहा है? ये व्यवस्था मेरे समय में होती है क्या? मैं 2 लाइन मैं तय करना चाहता हूं कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं डरता पाकिस्तान, और कैसे डर सकता है पाकिस्तान? 2 पंक्तियां हैं, तेवर आपने स्वीकार लिया तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा, आधी ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई तालियां बजी तो चौथाई कविता सुनाऊंगा, और कोई भी ताली नहीं बजाएगा तो दूसरी कविता सुनाऊंगा। इसको छोड़ दूंगा। मैं मानूंगा कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ मेरा तेवर सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। 2 लाइन पर चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। स्वागत भाई। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। यही सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार आकाश भर तालियां मुझे सुना दीजिए, फिर यही तेवर आपको सुनाऊं। वाह भाई साहब, वाह। हमारे सैनिकों का सर काटा गया, 3 सैनिकों का सर काटकर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, और हम बातचीत करते रहे। मैंने अर्जुन से पूछा, मेरा छोटा भाई है, लेकिन प्रज्ञा मेधा में छोटे भी बड़े होते हैं। बहुत प्रज्ञा मेधावान कभी आज उसने जिस तरह से संचालन किया और आजमगढ़ की इस कार्यक्रम को यादगार बनाया, मैं अर्जुन को बधाई देता हूं। मैंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा, पाकिस्तान हमारे सैनिक का सर काटकर अपनी सीमा में ले गया, उसका करेगा क्या? तो बड़ा जवाब दिया अर्जुन ने। अपने इस संचालक को जी भरकर तालियों से सहेजना। अर्जुन ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में बांग्लादेश बनते समय जिस मुल्क के त्राण में 1000 लोग हथियार डाल दें, उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। बस 10 सेकंड और दे देना। मैंने लिखी क्यों ये कविता, खड़क बहादुर जी आपको समर्पित करता हूं। मैंने लिखी क्यों ये कविता? एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुदेव रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल सकते हो ना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, यहां मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु है? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा कि मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने तोते का दरवाजा खोला पिंजरे का, तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और शंभू, मैंने ये कहानी केवल इसलिए सुनाई कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। भारत एक साथ मरने को तैयार हो जाए तो भारत को जीना आ सकता है। मैंने इसलिए कविता लिखी है, सुनना। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते।
और हमारे इतना जोश में सुनोगे, इतना जोश में सुनाऊंगा। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो मैंने लिखा है वही आपके दिल में हो तो मेरी बात पर हस्ताक्षर करना अपने। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके दिल में भी यही जवाब है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक खनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए। बिलाया उस चाय का। खड़ग बहादुर जी आपको जानकारी होगी 2,52,083 रुपए का बिल भेजा है नवाज शरीफ ने, जो मोदी जी बिना बुलाए चाय पीने गए थे। और हो सकता है चाय भी जाके खुद ही बनाई हो। मैंने 20 साल से कविताएं सुनाता हूं मैं उनको। जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब से मेरे श्रोता हैं। मैं टेलीविजन के सामने रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए आप? उन्हें मैं तो इसलिए गया तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो, मैं तो शांति की तलाश में गया था। मगर ले आए। वाजपेयी साहब भी गए थे बस में बैठ के लाहौर, वो करगिल लेके आए थे। आप बिना बुलाए गए, आप पठानकोट लेके आए। पठानकोट लेके आए। मैं देहात का आदमी हूं, मैंने उपमा दी। 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए तो कवि को कैसा लगेगा? मेरी उपमा अच्छी लगे गांव के आदमी की तो समर्थन करना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही। उधर एक बिलावल है, बिलावल मतलब उधर का वो जो इधर का ये। उसने एक बयान दिया मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, इंच इंच। ये भाषा बोला वो इंच इंच। हमारे नेताओं को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ भाषण दिया। हमारे कवियों को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ कविता लिख दी। मुझे लगा पहली बार कोई ठीक बोला। उसकी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। भाई पूरा तो हम पे भी नहीं है। तुझे देने के लिए पहले पूरा ले लें। बहुत अच्छे भाई साहब। और एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन आजमगढ़ वालों, मैंने आपके स्वाभिमान का जवाब दिया है। अच्छा लगे तो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी कमर थपथपा लेना, आपके स्वाभिमान का। मैंने कहा बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए पूरा? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह वाह।